हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर अध्याय 3 धातु एवं अधातु, और इसके एनसीईआरटी के रिव्यू में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रासायनिक गुणधर्म धातु एवं अधातु के। बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो बच्चों, जब हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं धातुओं के बारे में, तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए। जो चीज़ है वो क्या, आपकी अभिक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं कि कितने रिएक्शंस होते हैं, और इसे टॉपिक के एंड में हम पढ़ने या देखने भी वाले हैं बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, जब हम सबसे पहले किसी चीज़ को बाहर छोड़ देते हैं, तो धातु को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो रिएक्शन करती है आपकी वायु के साथ। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, रिएक्शन करके क्या बना देती है आपको, धातु जमा ऑक्सीजन और धातु ऑक्साइड बना देती है बच्चों। अब ये होती है किसके हिसाब से, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज या अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसके हिसाब से। मान लीजिए हम कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करें, तो कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको देखने को मिलते हैं बच्चों। अब अगर हम बात कर ले कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो ये धातु ऑक्साइड के जो प्रकृति है, इस धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है हमें क्षारकीय देखने को मिलती है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की, तो कुछ ऐसे धातु होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति को दिखा देते हैं, दोनों के व्यवहार को दिखा देते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कह देते हैं। ये आपको नीचे इसके एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे बच्चों कि ये कैसे इस तरह की चीजें दिखाते हैं बच्चों। फिर जो दूसरी चीज है वो क्या है बच्चों, की अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ घुलकर क्षार प्रदान कर देते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अब जब हम बात करते हैं बच्चों अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर रिएक्शन की, तो जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है वो भी धातु के ऑक्सीजन की एक अभिक्रिया करने की दर होती है, यानी विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर पोटेशियम और सोडियम जो धातु हैं वो तेजी से अभिक्रिया करते हैं और खुली जगह, खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन जल में डुबो करके रखा जाता है। लेकिन जब हम सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि जैसे धातुओं की सतह की बात करते हैं, तो ये क्या करती है, इनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़नी शुरू हो जाती है, और ऑक्साइड की ये परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, यानी कि ये वापस ऑक्सीकरण ना हो, कोरोजन ना लगे इस पे, यानी जंग ना लगे, इस तरह की चीजों से सुरक्षित रखने का काम करती है। लेकिन जब हम गर्म करने पर आयरन के से दहन की बात करते हैं, तो ये दहन होता नहीं है, लेकिन जब बंदर को ज्वाला से लोह चूर्ण डालते हैं तो ये तेजी से जलने लगता है। फिर क्या करते हैं बच्चों, अगर देखें तो कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड को काले रंग की परत जरूर चढ़ जाती है। और लास्ट में जो हमारे मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, कौन से मिलते हैं बच्चों, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी पूरा पूरा रिएक्टिविटी सीरीज का ही हमें ध्यान रखना है बच्चों। अब एक चीज आपको देखने को मिलती है बच्चों, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग होता क्या है कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्सीजन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं बच्चों, एनोडाइजिंग कह रहे हैं। होता यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, और इसे जब हम विद्युत अपघटन से हम चढ़ाना शुरू करते हैं तो एक मोटी परत चढ़ती है उस पे, एल्यूमिनियम पे, तो इसे हम क्या कर देते हैं, एनोडाइजिंग कह देते हैं। जिससे क्या होता है, आपका जो अभिक्रिया कर करके अलग अलग चीजें या ऑक्सीजन से ज्यादा अभिक्रिया करके कुछ बेकार होने वाली चीज होती है एल्यूमिनियम में, यानी कि मेटल बेकार होने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती। दूसरा क्या होता है, इसे आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम को आकर्षक वस्तुओं को बनाने में हमें मदद मिलती है बच्चों। फिर हमें क्या, तो बच्चों अब बात कर लेते हैं धातु एवं जल के साथ अभिक्रिया करने की। तो धातु और जल के साथ अभिक्रिया भी नॉर्मल तरीके से किस पे होती है, बेस होकर के आपकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी पे होती है। यानी धातु और जल के साथ अभिक्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, यानी अगर धातु ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया होगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब पोटेशियम, सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, और ये क्या करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और तुरंत जो हाइड्रोजन बनती है वो जलना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया की बात करते हैं तो थोड़ी धीमी होती है, तो उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती है बच्चों, और ये क्या होती है, बुलबुले के रूप में उस पर चिपक जाती है। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, चूंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले बनके धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। फिर अगर बात करें बच्चों एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसे धातुओं की, तो ये शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ किसी के साथ अभिक्रिया करती है। ये करती हैं अभिक्रिया भाप के साथ और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आपके नीचे वाले जो मेटल है लेड, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड जैसे धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, तो पहली बात तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है बेसिकली, और ये लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। अब इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिलेगी। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के समीकरण हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो इसके साथ अभिक्रिया करते पर हाइड्रोजन गैस जो उत्सर्जित होती चाहिए किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करने पे उत्सर्जित नहीं होती है। होता क्या है बच्चों कि HNO3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकरक होता है, तो H2O ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बना करके अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम है, मैग्नीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को ही बनाती है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, आपको देखने को मिलता है बच्चों। अब आपको देखने को मिलता है कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है। स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता से इस क्रम में घटती है। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में क्या होती है, घटती है बच्चों। यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फिर बात आती है बच्चों एक्वारेजिया की, जिसे हम रॉयल जल भी कह देते हैं लैटिन शब्द में। होता यह है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण बनाया जाता है 3:1 के रेशो का। अब ये अकेले अकेले जब अभिक्रिया करती है तो गोल्ड और सिल्वर के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बेसिकली गोल्ड के साथ अगर बात कर ले तो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन जब हम इसका रेशो 3:1 के हिसाब से बना लेते हैं तो ये गोल्ड को भी गला सकती है, जबकि दोनों अकेले ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और एक्वारेजिया भवकता द्रव्य होने के साथ साथ प्रबल संघर्ष भी ही है, और यह उन अभिक्रमों में से एक है जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है बच्चों। अब बात आती है धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की कैसे अभिक्रिया होती है। तो ये बेसिकली बच्चों आपकी विस्थापन अभिक्रिया ही होती है। यानी कि आपका क्या हुआ, धातु A B धातु के लवण B लवण विलयन के साथ अभिक्रिया हुई और A लवण विलयन बन गया और धातु B अलग हो गया। ये होती है किसके बेस पे, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बेस पे विस्थापन अभिक्रिया, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इसमें हमें इस बार भी देखने को मिलती है बच्चों क्या, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, घटती अभिक्रियाशीलता और सबसे कम अभिक्रियाशीलता, जो कि है आपकी किसमें, सिल्वर और गोल्ड में बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होगी आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।